गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपको मंत्र कहानी पढ़ाई थी, उसका सारांश बताया था। बच्चों, आज हम गृह कार्य करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि उसका गृह कार्य करना है, तो मैंने पिछले भाग में आपको इस कहानी के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। तो आज हम इसका गृह कार्य करेंगे। गद्य में जो हिंदी का गद्य खंड है, उसमें गृह कार्य में क्या होता है गद्य में कि आपके लिए कुछ ऐसे ये हैं आपके प्रमुख पैराग्राफ, जिनको रेखांकित करके आपको समझाया जाता है। आपका ये पेपर में आएगा, उसमें क्या होता है, मैंने एक पैराग्राफ दे दिया, उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए, ठीक है। तो जैसे ये है कि मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा था। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद बच्चों, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे विश्वास ही ना आता था। जो बूढ़ा था वो सोचता भी नहीं था कि ऐसे लोग भी होंगे जो अपने आमोद प्रमोद के लिए मतलब किसी को वो कर देंगे, और उसके दिमाग में ये चीज नहीं थी। सब संसार कितना निर्मम, कितना कठोर है, ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। जब वह पुराने जमाने के जीवों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने और किसी के छप्पर को उठाने और किसी के कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर देख रहा था। तो बच्चों, इसमें प्रमुख तो ये आपको जो 5 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ क्या होगा? संदर्भ तो बहुत आसान है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के संकलित मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र से अवतरित है। लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्य या गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र से अवतरित है या लिया गया है। प्रसंग भी इसका क्या लिखेंगे कि इसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं और भावनाओं के चित्रण द्वारा कर्तव्य बोध कराया है, ठीक है। अब आते हैं पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक। तो रेखांकित अंश क्या है कि इसमें आपको क्या लिखना है? बच्चों, मैं आपका देख रही हूँ ना, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आपने संदर्भ, अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, संसार में ऐसे लोग हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से समझना है। कुछ कठिन शब्द हैं, उनको वो करना है कि क्या संसार में ऐसे लोग, मतलब ऐसे हृदयहीन लोग भी हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरे की कोई चिंता नहीं करते। वह ऐसे व्यवहार की बिल्कुल आशा ही नहीं करता था। जो भगत था वो ऐसे व्यवहार की आशा ही नहीं करता था। उसे अपनी सरलता के कारण इस कठोर व्यवहार पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्योंकि भगत बहुत सरल था, तो उसे एकदम विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कठोर व्यवहार किया जाता है। वह नहीं जानता था कि संसार इतना हृदयहीन और कठोर हो गया है। इस बात का उसे कभी अनुभव भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक उसने अपने गांव में जो भी देखा समझा, उसमें सिर्फ एक दूसरे की मदद करना ही उसने देखा था, ठीक है बच्चों। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब है तीसरा क्वेश्चन, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था? तो पुराने जमाने, आप आंसर में लिखेंगे, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण होता था।
ये आपके देखिए पैराग्राफ में बच्चों है ना। भगत को किस बात का विश्वास नहीं हो रहा था? भगत को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की भी जान की परवाह नहीं करते। फिर एक प्रश्न है कि भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? तो भगत के अनुसार सभ्य संसार निर्मम और कठोर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको ये पैराग्राफ करना है। सारे प्रश्न तो इसी पैराग्राफ से हैं, आपको सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या समझनी है। तो हम आपको रेखांकित अंश की व्याख्या समझा देते हैं और बाकी आपको प्रश्न इसी में मिल ही जाएंगे। ठीक है, जहाँ कोई कंफ्यूजन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में अरे मूर्ख यह क्यों नहीं करता, ठीक है ना, यहाँ से है। इसमें मृणालिनी रेखांकित अंश क्या है? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा था। अब इसकी मैं आपको व्याख्या बता देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। ठीक है, ये 2-3 आपको मैं पैराग्राफ बता देती हूँ, आपको वही होमवर्क में करना है। तो मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। इसमें क्या है कि अरे एक मिनट बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे अरे मूर्ख, आज इस घर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कैलाश अभी नवयुवक है, जीवन के समस्त आनंदों का रसास्वादन कर रहा है। उसके माता पिता उसका विवाह भी नहीं देख पाए। मृणालिनी उसकी कामनाएं जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित करती थी आकस्मिक नष्ट हो चुकी थी। ये आपका यहीं से शुरू होता है। मृणालिनी का कामना तरु जो मन में कामना इच्छाओं रूपी वृक्ष था, वह पल्लव पुष्प से जो मतलब पनप रहा था, आज रंजित हो उठा, अर्थात कैलाश की मृत्यु के साथ खत्म सा हो गया था। जीवन के मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। अर्थात कैलाश की मृत्यु के बाद जो उसने मन में कई सपने संजोए थे कैलाश के साथ शादी करने के, वो पूरे नहीं हो सके, अधूरे रह गए और वह अत्यंत व्यथित थी। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि सारे सपने उसके खंडित हो गए। सिर्फ उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कैलाश ने ऐसा किया था और इस प्रकार अगर कैलाश की मृत्यु के साथ ही उसकी खुशियां भी खत्म हो गई, उसके आनंद रूपी नौका जलमग्न हो गई। जो ना होना था वह हो गया, अर्थात कैलाश की मृत्यु जिससे उसके सारे सपने जुड़े थे वो सांप के काटने से खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बताई आपको। अब यहाँ वही चीज प्रस्तुत गद्यांश एवं पाठ के लेखक, रेखांक अंशों की व्याख्या। माँ बाप ने क्या नहीं देखा, नौका जलमग्न होने का अर्थ क्या है, यह मैंने आपको बताया कि नौका जलमग्न होने का अर्थ कि जो मृणालिनी ने सपने देखे थे कैलाश के साथ, उसकी मृत्यु के साथ ही वो समाप्त हो गए, अर्थात उसके प्रेम रूपी नौका जलमग्न हो गई। ठीक है, मृणालिनी का कामना तरु क्या था। मृणालिनी का कामना तरु ये था कि उसने कैलाश के साथ जीवन के कई सपने सजाए थे जो कि कैलाश की मृत्यु के साथ सब समाप्त हो गए थे। अब आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। यह वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज, वही मनोरंजन के सामान, मगर आज हास्य ध्वनि
मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। बहुत सुंदर पैराग्राफ है बच्चों, बहुत मर्मस्पर्शी है कि यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे करेंगे कि कैलाश का जन्मदिन का समारोह था। संपूर्ण वातावरण में खुशियां छाई हुई थी, चारों ओर हास्य परिहास छाया हुआ था। वहीं कैलाश को सांप काट लेने के बाद करुण पुकार होने लगी, चारों ओर से रोना सुनाई पड़ने लगा, सभी के नेत्रों से आंसू भर गए और जो हर्ष का समय था, जो सुखद समय था, वह दुख में बदल गया था। ठीक ना बच्चों। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रकृति पर क्या छाई हुई थी? प्रकृति पर उदासी छाई हुई थी। आपको ये 3 पैराग्राफ ही करने हैं बच्चों, बाकी हम आपको प्रश्न उत्तर बताते हैं। ठीक है, ये 3 पैराग्राफ मैंने आपको बताया, आपने उनको कंप्लीट करके लिखिएगा जो प्रश्न उनके बने हुए हैं। अब आते हैं छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं, उनको आप नोट कर लें। जैसे अगर आइए प्रश्न उत्तरों में आइए। मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये मैं प्रश्न आपको बोल दे रही हूँ, इसमें शायद वो प्रश्न आपको नहीं भी मिले, लेकिन हाँ बच्चों ये है। आपको मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, उनकी भाषा शैली और उनके विकास। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय एवं भाषा शैली पर विकास डालिए। ठीक है, और प्रस्तुत कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है ये आपको दिखाना है। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ये कहना चाहता है कि यह संसार जहाँ जो सभ्य लोग हैं वो अत्यंत कठोर और निर्मम होते हैं, सभ्यता की परिभाषा कठोरता और निर्ममता के रूप में दिखाई गई है, और जिन्हें जाहिल और गंवार की संज्ञा दी जाती है वह अत्यंत सरल और अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको प्रेमचंद, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या, प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको इस कहानी में करना है, उनकी रचनाएं। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में भी मैंने दिया है प्रेमचंद का, तो आप इसको कर लीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। अगली कहानी है हमारी महादेवी वर्मा की गिल्लू।